नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का। आज हम बात करने वाले हैं बैठकों का जो दौर लगातार चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि बैठक दर बैठक की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, चिंतन और मंथन चल रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि दावे तो किए जा रहे हैं, किसके दावों में कितना दम है और जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों से निकलकर क्या सामने आएगा, और जो बैठकों में चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है उससे क्या किसी को किसी जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो हासिल हो भी पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज चंडीगढ़ में एक अहम बैठक की गई, वहीं इनेलो की तरफ से फतेहाबाद में बैठक की गई, जेजेपी की तरफ से अंबाला में बैठक की गई है। पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, इन सभी चुनावों को लेकर अपनी अपनी रणनीति को धार देना सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि किसकी रणनीति ज्यादा काम आने वाली है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको हम सुनवाते हैं किस तरीके से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आज पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समिति गठित की है, उसकी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हुई है। और जो लोग हमारे सीनियर लीडर हैं, जिनको हमने जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, उन सभी ने, और जो पहले समिति बनाई गई थी उसके सभी जो सदस्य थे उन सभी ने इस बैठक में भाग लिया है। और हमने निर्णय किया है कि जल्दी हम सभी जिलों में जाके कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं की क्या राय है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, उसका निर्णय कार्यकर्ताओं के जिम्मे होगा और वो अपनी राय देंगे। और हमारे जो भी प्रभारी हैं जिलानुसार, वो 24 तारीख तक अपनी ये राय प्रदेश में देंगे। और 24 तारीख को हमने शाम को 4 बजे गुड़गांव में बैठक रखी है, तब तक हमारे पास राय आ जाएगी। देखिए, आज जो हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई उसमें हमने अरोड़ा साहब भी बुलाया था, क्योंकि अरोड़ा साहब यमुनानगर के इंचार्ज। 28 तारीख को जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था वो 11 तारीख का हो गया, 11 को संडे को, क्योंकि 28 को दिल्ली में रैली करी कांग्रेस पार्टी महंगाई पे हल्ला बोल करके, इस वास्ते वो वहाँ पे हमने उसका पोस्टपोन किया है। और पार्टी के कार्यक्रम में सारे एमएलए साथियों को कहा है 17 से 23 अगस्त तक जो है महंगाई पर मंडियों में, इधर उधर चर्चा करें, बाजारों में, और अवगत कराए लोगों को महंगाई जिस प्रकार से मार रही है। और दूसरा कि पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज प्रस्ताव हमने किया है कि पंचायत के चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन जो होना चाहिए, कमीशन को तुरंत रिपोर्ट देके, और चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन अभी पहले नहीं है उसका प्रावधान करना चाहिए। बीजेपी की नीयत में पहले दिन से खोट थी। पंचायत के चुनाव टाल के पंचायती पैसे को ये ठेकेदारों के माध्यम से हजम करना चाहते हैं। ये बेईमान लोग हैं। लगातार इन्होंने नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का पैसा भी इसी तरह खाया और अब इसको भी खाना चाहते हैं। इनको इस बात का एहसास है कि तुम गांव के पंचायत के चुनाव में जब जाओगे लोग तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे। तो सभी को आपने सुना, जीत के अपने अपने दावे और किस तरीके से वार और पलटवार किया जा रहा है ये भी आपने सुना। यानी कि ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव तो ठीक है, लेकिन 2024 की भी पूरी तैयारी अब सभी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ गए, और इसके साथ ही इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे विजेंद्र रेणु जी, और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं मलिक साहब आपके पास आते हुए, पंचायत चुनाव तो ठीक है, पंचायत चुनाव की आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बैठकें लगातार चल रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जेजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि पंचायत चुनाव तो हम बीजेपी के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन 2024 में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। क्या माने इसके, कैसे इसको देखें और बीजेपी कैसे देख रही है? मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि इसका जवाब मेरे जेजेपी से अगर कोई आया हुआ प्रतिनिधित्व कर रहा है उनका, तो वो बोल सकता है जी।
कि उनकी क्या मंशा है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं बोल सकता हूं कि हर चुनाव भाजपा एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए लड़ती है और उसमें अपना सर्वस्व लगाती है। आज कुछ पिछले सालों से आपने ये देखा होगा कि उस यज्ञ में हमेशा भाजपा जीत रही है। कहीं एक वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो भी सत्यता है। लेकिन लक्ष्य को पाना और उसके ऊपर निरंतर रूप से चलते रहना, अगर आप कभी विफल हो जाएं उसके बाद भी, ये भाजपा के कैरेक्टर का हिस्सा है। और इसके लिए मेरे ख्याल से ना मीडिया में ना विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें कोई संशय हो। जहां तक बात हमारे अलायंस की है, और वो है, ये एक सत्य बात है कि हरियाणा के अंदर बहुकोणीय चुनाव हुआ था, जिसके अंदर जसपा भी थी, भाजपा भी थी, जिसके अंदर कांग्रेस भी थी, मलिक साहब सवाल कर लूं मैं आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, मैं पूरा मौका आपको दूंगा, लेकिन एक सवाल है आपसे जी। ये चारों दल थे और ये पोस्ट पोल अलायंस ठीक है, लेकिन मलिक साहब मेरा एक सवाल है आपसे, जेजेपी की तरफ से ये कहना कि पंचायत चुनाव तो हम मिलकर ही लड़ेंगे, पंचायत चुनाव हम गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन 2024 में सीएम हमारा बनेगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, इसके मायने क्या निकाले जाएं? और क्या ये बयान बीजेपी को टेंशन देने वाला है या नहीं? मैं इतना जानना चाहता हूं, ये तो आप बता सकते हैं। टेंशन नहीं होती सर जी, बीजेपी को ऐसे टेंशन नहीं होती, क्योंकि बीजेपी अपने में परिपूर्ण है और वो कोशिश ये करते हैं हम लोग कि हम अपने लक्ष्य के ऊपर अपनी लाइन लंबी करें। हमारे को किसी और को छोटा करके कोई मतलब ही नहीं है। देखिए फर्क क्या है, हुड्डा साहब हैं, बड़े ये अभय चौटाला हैं, हमारे पार्टनर जब हमसे इलेक्शन से पहले लड़ रहे थे तब हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कमल हैं, हम कीचड़ में उगते हैं, हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लाइन को बड़ा करेंगे, आप अपने विचारों को प्रकट करिए। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, आता हूं मैं आपके पास। केवल ढींगरा जी, अगर सवाल यह है कि अगर 2024 में मुख्यमंत्री अगर दुष्यंत चौटाला बन रहे हैं तो फिर भूपेश सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और भी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं। चलिए इतना ही बहुत है क्योंकि समय खराब होगा और आप हंस भी रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए आपने ये बात कही है कि अगर वो हो जाए तो ऐसा कैसे होगा। अगर मैं ही तो बड़ा मगर है, मैं तो उनके दावे की बात कर रहा हूँ। तो देखिए मलिक साहब चुप करके इधर उधर मैं बता रहा हूँ ना। अगर मगर में ही तो मलिक साहब छुप छप के भाग गए। अब के कैसे छुप के भागे? देखो आपने उनसे 2 बार सवाल पूछा कि आप उनसे लड़ोगे जेजेपी से या नहीं लड़ोगे इकट्ठे, तो वो तो भाग गए। आप उनसे सवाल का जवाब ही नहीं ले पाए। अभी अगर मगर मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो सारी संगठित पार्टी है, सारे लोग चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे और जो जीतने वाला है ना उसके बाद हमारी हाईकमान तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज की डेट में हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब हैं और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो उदय भान जी हैं। इनके छत्र छाया में सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। अब टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्या सिस्टम रहेगा, वो हमारी जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी और हाईकमान तय करेगी। हाईकमान जो टिकटें तय हो जाएगी सबको मिल जाएगी, वो चुनाव में जाएंगे। और आपको दूसरी बात बता दूं, जो हाल बीजेपी ने 8 साल में प्रदेश का किया है वो तो इनका तो बीजेपी का तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पास हो रहा। और जेजेपी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 10 थे ये, 10 में से एक भी नहीं बचना। नहीं ढींगरा जी, नंबर ढींगरा जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये इलेक्शन के बाद नहीं। हाँ सुनिए ढींगरा जी, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, लेकिन मेरे जहन में सवाल आ रहा है एक एक करके। हाँ केवल ढींगरा जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर, मेरे जहन में सवाल आ रहा है।
मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है सर, और सवाल ही मेरा ये है केवल ढींगरा जी आपसे कि 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे दुष्यंत चौटाला, ये दावा किया जा रहा है जेजेपी की ओर से। तो ये जो दावा किया जा रहा है, भाई दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री कब बन सकते हैं? बीजेपी में रहते क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? वो नहीं बन सकते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये जो बयान है इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? हाँ सर, आ रहा हूं मैं आपके पास, सर मैं आपके पास आ रहा हूं मलिक साहब, केवल ढींगरा जी से मैं सवाल कर रहा हूं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है, और क्या ये बयान आपको खुश करने वाला है या नहीं? जी, आपको याद होगा जिस समय 2019 का चुनाव हुआ था ना, उस समय बीजेपी के सारे मंत्री हार गए थे, एक अनिल विज को छोड़ के सारे के सारे मंत्री हारे थे। इस बार तो सारे के सारे एमएलए हार जाएंगे इनके, और मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी। और दूसरी बात रही जेजेपी की, ये शून्य है, ये अब शून्य है, 10 नहीं है, अब शून्य है, क्योंकि ये यमुना पार पहुंचाना था इन्होंने बीजेपी को, और खुद ही उनकी पीठ पे सवार हो गए। अब जो है पीठ पे सवार होने वालों को लोग वोट नहीं दिया करते। और जो दुष्यंत चौटाला की आप मुख्यमंत्री के जो ख्वाब देख रहे हैं ना, जब एमएलए की सीट नहीं जीतेंगे तो फिर ख्वाब तो धरे के धरे रह जाएंगे ना। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सीट ही नहीं आनी, 0-0 सीट होगी इनकी जेजेपी की। आज मेरा ऐलान आप लिख लो जरा, हरियाणा न्यूज मेरा ऐलान जरा है ना कॉपी पे लिख ले, 0 सीट होगी जेजेपी की। 2024 में निकाल के देखेंगे इस बात को। आपकी कितनी होंगी? आपकी कितनी होंगी? बीजेपी है धरपकड़ पार्टी। सुनता लीजिए, मैं 1 मिनट पूरी बात कर लूं जरा। नहीं सर, जब आप उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो सर अपनी पार्टी की भविष्यवाणी भी कर दीजिए। सुनता लीजिए, अगर इतने बड़े ज्योतिषी हैं आप। अपना भी बताऊंगा। हाँ बताइए। अपना भी सर बताऊंगा, पहले भविष्यवाणी पूरी तो हो लेने दो। हाँ बताइए बताइए। ये जो बीजेपी है धरपकड़ पार्टी है, चाहे पूरे देश के अंदर देख लीजिए। उदाहरण दे रहा हूँ, गोवा में शरारत की, मध्य प्रदेश में की, महाराष्ट्र में की, कर्नाटक में की, अरुणाचल में की। ये धरपकड़ पार्टी है, हर आदमी को पकड़ के उसको चाबी लगाने की कोशिश करती है। ये जेजेपी को भी चाबी लगाएगी। अभी भाग गए थे ना मलिक साहब, बता रहा हूँ, जिस समय ये बंद कर देंगे इनको पैकेट में, तो आपको ये बता रहा हूँ, इनके सारे के सारे एमएलए आपको 24 से पहले ही 0 होते हुए नजर आएंगे। 0 मतलब सरकार टूटेगी इनकी, और सरकार टूटने के बाद बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा, ये अभी कह रहा हूं मैं आपको। और ये 2.5 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी, और कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होगा अगला। और एक दूसरी बात बता रहा हूं आपको, जो आप हमारी सीटों की बात कर रहे हो, जब इनकी 2.5 के नीचे आएंगी तो हमारी सीटें आप गिन ले कहां जाएंगी। चलिए ठीक है, बोलेंगे फिर नहीं कितने आएंगी। ठीक है मलिक साहब, आता हूँ मैं जवाब लूंगा। अच्छा जल्दी से, हाँ बोलिए मलिक साहब, मुझे सबके पास जाना है इसलिए मैं कह रहा। अच्छा बोलिए आप बोलिए। एक तो ढींगरा साहब, मैं आशा करता हूं नंबर सेक्टर 36D का बिल जो है वो पे हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो उसको भी 0 कर दीजिए। दूसरी चीज मैं आज ये बोलता हूँ कि 2029 में भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा बनेंगे, और कांग्रेस ये ढूंढेगी कि वो हुडा कांग्रेस को कहां से जिंदा करे और कांग्रेस आईएनसी को कहां से जिंदा करे, क्योंकि ये दोनों भूतपूर्व शव जो है ना वो उनका स्वाहा हो चुका होगा, क्योंकि ये अपने आप ही भस्मासुर हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता। बात आती है एक छोटी सी बात की सर, कि जो लोग अभी तक बिजली के पानी के बिलों को 0 अपने नहीं कर सके, वो दूसरों को 0 क्या बोल रहे हैं। इनको मिर्ची लग गई है, पहले तो ये रोकना चाहिए। इनको मिर्ची लग गई, मिर्ची ना उनको 0 कर लो। इनको मेरी बात से मिर्ची लग गई है, क्योंकि ये रमन मलिक का कुछ अपना तो कुछ है नहीं। अभी ये पतली गली से निकल के भाग गए, अपनी बात का जवाब नहीं दे पाए। अपनी पतली गली से भाग गए थे, अभी अपनी बात का जवाब दे नहीं पाए। अब ये ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। ये मेरे पे पर्सनल हो रहे हैं, मैं इन पे पर्सनल नहीं होता, ये मेरे को इन पे दया आती है। अरे दया मत करो, अरे मेरे को आप पे दया आती है भाई साहब। अरे डिपार्टमेंट दया आती है, क्योंकि आप लोगों का काम खत्म हो
अच्छा चलिए मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास लौटूंगा। ढींगरा साहब, मलिक साहब आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। बीजेपी के आपने दहाई नहीं, अच्छा चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास सर, मैं आ रहा हूँ। आपने जीरो कर दिया सर मैं आ रहा हूँ, और भी लोग हैं पैनल में सर, उनके पास भी मुझे जाना है। एक सेकंड ढींगरा जी, मलिक साहब एक एक करके सर, एक एक करके सर, पैनल में और भी लोग हैं, उनके पास भी मुझे जाना है सर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए आप कितनी पढ़ाई की है आपने मलिक एक एक करके सर, एक एक करके आपने पढ़ाई कितनी की है? 15 सीटें लेकर आएगी इनकी एजुकेशन पूछो कितनी है? अच्छा ठीक है। फिर इनका पूछो अरे इनका सर घर का एड्रेस आप क्या दोनों है? भविष्यवाणी कर रहे हैं सर, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में अच्छा, ये अपने घर में कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इनसे ये पूछो आप। अच्छा ठीक है ठीक है। डिबेट करने आए, अरे डिबेट को डिटेल मत करिए सर। ढींगरा साहब ये विषय नहीं है, जो आप कह रहे हैं विषय नहीं है हमारा। मैं आ रहा हूँ, मेरा पानी का बिजली का बिल पूछ रहे हैं। ठीक है आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बात सुनो। हाँ आप इनसे जब ये मेरा हाँ, मैं पूछूंगा सर, मैं उनसे भी पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा सर, मेरा पूछने का काम है। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ सर। 17 मिनट हो गए और 17 मिनट से सिर्फ आप दोनों ही बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर, बाकी लोगों को भी मुझे मौका देना है सर। एक मिनट केवल ढींगरा जी, मैं आ रहा हूँ, केवल ढींगरा जी आ रहा हूँ सर, वो मुझे पता है। अरे सर मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है, आप मत बताइए प्लीज मुझे। मैं आ रहा हूँ, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना सर, तो आप भी तो पूछ रहे हैं ना सर, आप भी तो पूछ रहे हैं, बात बराबर हो गई। अब ठीक है सर, प्लीज मुझे मजबूर मत करिए सर, मुझे मजबूर मत करिए। नहीं सर, बात हो गई ना ढींगरा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मलिक साहब आ रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। विजयन जी मैं आपके पास, हाँ ठीक है। अब उनकी जब बारी सर, जब मैं उनके पास जाऊंगा पूछ लेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं पूरा मौका दूंगा, आप पूछ लेना। ठीक है विजयन जी मैं आपके पास आते हुए सर, विजयन जी ठीक है सर, समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। ढींगरा जी आप सर, आप ढींगरा जी चलिए आप, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। भाई जवाब नहीं हो कम से कम वो पढ़ लिखे व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ। इन्होंने तो मान लिया मैं तो व्यक्तिगत आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो जरूर। अरे भाई अपने एजुकेशन अपने बच्चों को दो, नहीं पढ़ना मेरे बच्चों को, फीस मैं पे कर दूंगा उनकी, अपने बच्चों को बच्चों की फीस मैं पे कर दूंगा। बिजली आपके पानी का बिल क्यों नहीं दिया? मलिक साहब आपके ये नेपोटिज्म नहीं है तो और क्या है? नेपोटिज्म का शिकार हो क्या? अरे सर पानी के बिल पर ये बहस नहीं हो रही है, मुद्दे पर आते हैं सर, समय खराब हो रहा है सर। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं सर। आपके बच्चे मैं पढ़ा एक मिनट एजुकेशन दो अपने बच्चों। ठीक है ढींगरा जी आ रहा हूँ, ढींगरा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट रुकिए। मलिक साहब एक मिनट, विजयन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? विजयन जी आप अपनी बात रखिए, अगर आप इंतजार करेंगे ये दोनों चुप होंगे, चुप होने वाले नहीं, मुझे लग रहा है इन्होंने ठान लिया है। समय खराब हो रहा है सर, समय खराब कर रहे हैं आप दोनों, जो 20 मिनट हो गए सर। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ढींगरा जी आ रहा हूँ मैं। ढींगरा जी इतना गुस्सा ठीक नहीं रहता सर, पानी पी लीजिए आप। ढींगरा जी पानी पी लीजिए थोड़ा सा, आ रहा हूँ। विजयन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, समय खराब कर रहे हैं आप दोनों, समय खराब कर रहे हैं। इसलिए इनके पास कहने के लिए कुछ ऐसी बात है नहीं, डिबेट करने के लिए बात है नहीं, तो ये झगड़ा करके डिबेट का टाइम खराब कर रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता। ठीक है ठीक है, आते सर, ये विषय हमारा नहीं है। ढींगरा साहब ढींगरा साहब बात सुनिए ना, ढींगरा साहब ये आप समय खराब कर रहे हैं आप दोनों सर, आप मुझे मजबूर मत करिए सर। सर और भारतीय जनता पार्टी सर ये डिबेट आपने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दी है सर, गलत बात है ये डिबेट आपने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दी है, वो भी आप वो बहस कर रहे हैं जो मुद्दा ही नहीं है हमारा। चलिए विजयन जी सीधा सवाल मेरा आपसे ये है सर, आपकी पार्टी भी चुनाव की तैयारी कर रही है सर, पंचायत चुनाव को लेकर भी आपकी पार्टी बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रही है सर, बहुत अलर्ट है। अभय सिंह चौटाला आज बैठक भी की है उन्होंने फतेहाबाद में, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर जेजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अगर चाचा मुख्यमंत्री बनने तो भतीजा अगर मुख्यमंत्री बनना है तो चाचा का क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ देखिए, ये तो एक हवाई सपने हैं, सपना लेना सभी का काम है, कोई भी सपने ले सकता है और राजनीतिक क्षेत्र में सभी को अपनी अपनी बातें कहने का भी
अधिकार है। लेकिन ये स्पष्ट है कि 2024 में अभय सिंह जी ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसमें कोई संदेह और कोई शक शिकवे वाली बात नहीं है। चलिए जिस सर, प्रकार ये कॉन्फिडेंस बना लेना चाहिए। हमारी बैठक हुई फतेहाबाद में और मैं भी उस बैठक का हिस्सा था, मैं भी वहां गया हुआ था और उस बैठक में अपार एक जनसमूह को देख करके इतनी भारी भीड़ जो कि स्टेट बॉडी की मीटिंग थी और उसमें एक रैली का रूप धारण किया, उससे लगता है कि अब जो है पूरा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चढ़ने लगा है और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बन रही है। दूसरी बात, आपके जो कांग्रेस के और बीजेपी की प्रवक्ता अब आपके चैनल के ऊपर ये झगड़ा कर रहे हैं, ये भी इसी बात को दर्शाता है कि इनके पास डिबेट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी प्लान, कोई ऐसा विचार नहीं है जो ये इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम कर सके। इसलिए ये आपस में झगड़ा करके इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। इतना बहुमूल्य टाइम होता है आप ये, एक विधायक के साथ अगर अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर सकते हैं, फीस पर ले जा करके, मेरी आवाज आ रही है आपको, अगर आप एक विधायक के साथ अपना मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं 2024 में, तो सर उनको भी अधिकार है, वो तो 31 और 40 लेकर बैठे हैं। हाँ अमित जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 24 में अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने 8 साल के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के निवासियों में जन विरोधी नीतियों को लेकर के आने का काम किया, हर क्षेत्र में आज प्रदेश पिछड़ता जा रहा है, तो किस मुंह से ये कहते हैं कि हम जो है पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और 2024 में सरकार बनाएंगे। इनको थोड़ा है इस बात के ऊपर शर्म करनी चाहिए कि आज बेरोजगारी के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है, क्राइम का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना बढ़ चुका है, और स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, और फिर भी ये दावा करते हैं। लेकिन एक आंकड़ा भी आप देख लीजिए, 2009 में इनके पास सिर्फ 4 सीटें हुआ करती थी बीजेपी के पास, और 2014 में प्रदेश की जनता ने एक अपार समर्थन इनको दिया, 47 सीटें दी। उसके बाद 19 में ये 40 पर आ गए हैं, और अब जो 24 का इलेक्शन आना है इसमें इसकी 4 भी हट जाएगा, और ये जो है ना मुश्किल से 5-10 सीटों के आसपास रहेंगे, मुश्किल से वो भी, और इनका बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। आप देखिए 2014 में जो इलेक्शन हुए उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 19 सीटें आई थी प्रदेश में, और अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। हाँ, ये अलग बात है कि 18 में पार्टी का विभाजन हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन आज जो जनता ने भूल की थी, भूल हुई थी जनता से, बकाए में आ गए थे, लोगों ने फैसला लिया था, आज वो जनता दोबारा से फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चाहने लगी है। और आप देखना अभी ये जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इन पंचायत चुनाव का जो परिणाम आएगा वो उससे आपको ये पता लगेगा, और प्रदेश में लहर चलनी शुरू हो जाएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, और आपको पता लगेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कितना विकास। ठीक है सर, ठीक है। राजकुमार जी। हाँ अमित जी, हाँ मैं आ रहा हूँ प्रकार से निकाय चुनाव में आप देख लीजिए, सर आधा घंटा हो गया, राजकुमार जी से मैं सवाल तक नहीं ले पाया, आप लोग इतना झगड़ रहे हैं आपस में। हाँ आ रहा हूँ मैं सर, आ रहा हूँ, एक मिनट। राजकुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं? किसी की बात नहीं सुन रहे अमित जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार के तौर, सर आता हूं मैं, सर मैं आ रहा हूं सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? जीत के अपने अपने दावे हैं, मुख्यमंत्री बनाने के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि पंचायत चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन 2024 में मुख्यमंत्री हमारा होगा। कैसे देख रहे हैं आप, और ये कैसे संभव होगा बीजेपी के साथ रहते हुए? दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? कोई फॉर्मूला आपको नजर आता है इसमें, दिख रहा है आपको, या कोई फॉर्मूला पेश कर पाएंगे ऐसा? वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको लग रहा है कुछ ऐसा, कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? ये राजनीति है जी, और हर नेता को राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पालने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो जमीनी स्थितियां हैं, धरातल पर जो वास्तविकता है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर विजेंद्र रेणु जी, जिनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक है, वो दावा कह रहे हैं विश्वास के साथ कि 2024 में अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे लगता है जनता को भी ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन व्यवहारिक स्थितियां कुछ अलग हैं। तो राय नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल और जसपा जिस परिवार की पार्टियां हैं, या एक ही पार्टी से बनके 2 अलग दल बने हैं, उस परिवार का, उस परिवार की राजनीति का हरियाणा में दबदबा रहा है, लेकिन वो अतीत की बात है। इतिहास दोहराता है, कब दोहराएगा, नहीं दोहराएगा,
वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बात यह है, जो आपने ये नहीं बताया कि दुष्यंत चौटाला के मुख्यमंत्री बनने का दावा किसने किया है। अगर आपको इस पर जानकारी हो तो हम और बेहतर चर्चा कर सकते हैं। जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक, करनाल में एक बैठक हुई है, वहां पर उन्होंने ये बात कही है और दावा किया है इस बात का। अब आप विरोधाभास देखें जी कि जसपा और भाजपा गठबंधन में है, भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रही है, जसपा उनकी जूनियर पार्टनर है। जसपा कहती है कि पंचायत चुनाव तो मिलकर लड़ेंगे जो अभी होने वाले, और 2024 में मुख्यमंत्री हमारा होगा। लेकिन आज जो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें इस तरह की चर्चा सामने आई है कि भाजपा पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और जसपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, वो 24 को तय करेंगे। फैसला अभी 24 अगस्त को गुड़गांव में होगा। मतलब आप तो विरोधाभास देखें, भाजपा जो बड़ा पार्टनर है, सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसको भी फैसला लेना है। जसपा ने फैसला सुना दिया है और 24 के लिए अपना दावा पेश कर दिया। कुल मिलाकर के ये जो राजनीति में कैसे पहुंचेंगे, ये वो है, इसका जमीनी वास्तविकताओं से ज्यादा लेना देना नहीं है। देखना ये होगा कि अगले चुनाव के लिए वो जो आज मुख्य मुद्दा भी था सारे दलों की बैठक का, उसमें रणनीति क्या होती है। भाजपा ने रणनीति स्पष्ट कर दी है, तैयारी उसकी काफी समय से चल रही है। उसको फैसला लेना है कि सिंबल पर लड़ना है, नहीं लड़ना, जसपा के साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना। और जसपा के पास अब 24 अगस्त तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जब तक कि भाजपा फैसला नहीं सुना देती कि वो अपनी रणनीति आगे क्या बनाए। दूसरी बात जी, कांग्रेस, मेरा मानना यह है कि इन चुनावों में जो मुख्य मुकाबला होगा, भाजपा जसपा को फिलहाल हम एक साथ मान के चल सकते हैं जी, वो भाजपा जसपा गठबंधन कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच त्रिकोणीय भी हो सकता है कई जगहों पर। मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा के बीच होगा, लेकिन कई जगह त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए इंडियन नेशनल लोकदल मूलतः ग्रामीण जनाधार वाली पार्टी है और ये पंचायत चुनाव है जहाँ ग्रामीण जनाधार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कुल मिलाकर के मुकाबला त्रिकोणीय भी होगा, मुख्य मुकाबला दो दलों के बीच होगा, भाजपा कांग्रेस के बीच, लेकिन कहीं कहीं त्रिकोणीय भी होगा और तीनों दलों का बहुत कुछ दांव पर होगा आगे की राजनीति के लिए। जसपा के लिए वाकई बड़ी एक कठिन परिस्थिति है, सरकार और भागीदार है, चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं पंचायत का, अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कहा कि पंचायत का चुनाव मिलकर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये हम 24 तारीख को फैसला करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मलिक साहब जेपी नड्डा की ओर से अभी एक बयान दिया गया था, आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आने वाले समय में देश के अंदर एक ही पार्टी होगी और वो होगी भारतीय जनता पार्टी। या तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो बीजेपी में अपना विलय हो जाएगा उनका, या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये जो बयान है, क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद हमने देखा कि बिहार में क्या कुछ हुआ वो हम सबके सामने है, तो जो रीजनल पार्टीज के जो नेता हैं या रीजनल पार्टीज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति है कि ये जो बयान दिया गया है वो भी बीजेपी के एक बड़े नेता की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अगर ऐसा कोई बयान दिया जाता है तो उनको हो सकता है कि उसमें खतरा नजर आता हो और इसीलिए वो विचार करने पर मजबूर हुए हों। बिल्कुल उचित विषय है, क्योंकि देखिए हर चीज एक एवोल्यूशन के थ्रू जाती है। जैसे मनुष्य एक एवोल्यूशन के थ्रू गया, ये अलग बात है कि कई लोग अपनी भद्रता, कई लोग अपने विचारों को, अपनी परवरिश को दिखाने से नहीं चूकते, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एवोल्यूशन तो हुआ और वो एवोल्यूशन के अंदर हर चीज अपने आप को बदलती जाती है। वैसे ही जो पॉलिटिकल स्कोप है इंडिया का वो भी बदलेगा। हम बहुत समय से मल्टी पार्टी एक सिस्टम बना हुआ है, रीजनल पार्टीज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी जैसे वामपंथ का रेलेवेंस जो है आज भी थोड़ा बहुत है, लेकिन क्या वो मुख्य धारा में है? नहीं। इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइपोलर पॉलिटिक्स का टाइम हिंदुस्तान में धीरे धीरे आ रहा है। उसमें एक विचारधारा एक तरफ होगी, दूसरी विचारधारा एक तरफ होगी, छोटे बहुत स्प्लिंटर ग्रुप्स होंगे जो अपनी इंडिपेंडेंट विचारधारा के सामने लिखते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा।
और ये एक सत्यता है, इसको हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि कई बार हर बारी कंसोलिडेशन का एक फेज चलता है, हर जगह चलता है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री देखो, उसमें भी कंसोलिडेशन चली, गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसमें भी कंसोलिडेशन चली। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आपके सवाल का जवाब। लेकिन मैं सिर्फ इतनी चीज पूछना चाहूंगा शर्मा जी आपसे कि जिस प्रकार का एक व्यक्तित्व अभी हमने देखा अपने एक मित्र का इस चैनल के ऊपर, क्या आप उसको उचित ठहराते हैं? आपने सवाल करना है मेरे से करिए, मैं सामने हूं। आप व्यक्तिगत मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए। चलो कोई नहीं मलिक साहब वो तो बात खत्म हो गई ना, उसको फिर बढ़ाएंगे। नहीं, खत्म नहीं होगी, देखिए खत्म नहीं होगी। बच्चों के ऊपर, बच्चे मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो, किसी को नहीं बोलना चाहिए होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, साझे होते हैं, बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए। और जो बच्चों को बीच में लेकर आता है वो अपनी परवरिश दिखाता है। ठीक है, ठीक है, लोगों के साथ धीरा जी मेरा सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। मैं आपको अच्छा आदमी समझता था, अभद्र आदमियों के साथ रहकर कैसे बन गए हो? सर ये पर्सनल लड़ाई थोड़ी यहाँ पर करनी है हम लोगों को। मैं आ रहा हूँ सर, मैं ढींगा साहब, थोड़ी सी ठीक है। मलिक साहब आप ही मेरे कहने से चुप हो जाइए। मलिक साहब प्लीज ढींगा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम 2024 को लेकर, अरे सर आप दोनों अच्छे आदमी हैं। ढींगरा जी एक मिनट, अब सवाल सुनिए सर, एक दूसरे पर इस तरीके से आक्षेप लगाना, चलिए ठीक है। ढींगरा साहब मेरा सवाल सुनिए सर, वो चुप है सर। ढींगरा जी मलिक साहब चुप हो गए अब, लेकिन आप अभी भी बोले जा रहे हैं। अब मेरा सवाल चलिए कोई बात नहीं, अब सवाल सुनिए सर। अरे सर इन लोगों के साथ षड्यंत्र रचना चाहते हैं सर, इन लोगों के साथ ही ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। क्या षड्यंत्र? ढींगरा जी मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब आपके खिलाफ षड्यंत्र है सर, आप समय खराब कर रहे हैं। धीरा जी आप लोग अच्छे आदमी नहीं हो, फिर इसका मतलब आप लोग अच्छे आदमी नहीं हो। आप लोग, मैं आपको अच्छा आदमी समझता था, मेरी नजर में आप अच्छे आदमी थे, लेकिन आज से बात नहीं हो। फिर चलिए ठीक है, मेरे को लग गया तो आप बदतर आदमियों के बीच में रहते हो। आप लोग खरबूजा खाते हैं, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ सर, एक दूसरे के लिए आप ऐसे शब्दों का ना प्रयोग करें। ढींगरा जी मलिक साहब चुप हो गए। मलिक साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपको, इस बात को बंद करो। अच्छा ठीक है, अब ढींगरा जी बात को बंद करो। अब मेरा सवाल सुन लीजिए ढींगरा जी, अरे ठीक है सर, आप थोड़ी सी सीख मेरे से लेना। ठीक है सर, ढींगरा जी मेरा सवाल अब सुन लीजिए। अब मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, जब आप भद्र हो जाएंगे तो ले लूंगा साहब। चलिए, अरे उन्होंने हाथ जोड़ दिया सर, इससे ज्यादा और क्या होगा? वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया उसको खत्म करिए। ठीक है ढींगरा जी मेरा सवाल आपसे, मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं ऐसी परवरिश के आगे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। ठीक है मलिक साहब ठीक है, अब इस बात को ही खत्म करते हैं प्लीज, समय बहुत खराब हो रहा है सर, ये कितना महत्वपूर्ण समय है, और जो लोग हमें आपको देख रहे होंगे वो क्या कहेंगे सर? हम सभी समझदार लोग हैं जितने भी इस पैनल में बैठे सर। ढींगरा साहब मेरा सवाल आपसे, तो समझते नहीं है लोग। हाँ ठीक है, ऐसे ही पता नहीं क्या बोलने आते हैं। कोई बात नहीं ढींगरा साहब, ढींगरा जी प्लीज, मुझे ये उम्मीद थी कि आपने पानी पिया होगा, थोड़ा सा आराम में भी आपको जवाब दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, मलिक साहब हो गया सर, समय खराब हो रहा है। अगर इतनी बदतमीजी मैं नहीं, अरे सर नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा सर, अब वो चुप हो गए सर, एक चुप होता है, एक गलत बात है ना, वो चुप हो गए तो आप उस पे मत उतरो, मैं बता रहा हूँ। हाँ ढींगरा जी मेरा सवाल सुनिए, ढींगरा जी मुद्दे पर आते हैं, मेरा सवाल सुनिए सर, या तो आपके पास जवाब नहीं है, मेरा सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं आप सर, आप उसी बात पर बार-बार आ गए। हाँ मेरा सवाल सर आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चंडीगढ़, ठीक है सर मेरा जवाब, मैं इस बात का जवाब आपसे चाहता हूँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि चंडीगढ़ में जो आज बैठक हुई है सर, उसमें इस बात को लेकर भी आपने चर्चा की है कि जो आपकी दिल्ली में रैली होगी, जिसको हल्ला बोल रैली नाम दिया गया है, उसमें आप केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को घेरने का काम करेंगे महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, अगर आप केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को घेरना चाहते हैं, तो जो फूट दिखाई पड़ती है विपक्ष में, खास तौर पर आपके यहाँ पर, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार, 36 नाम गिना सकता हूँ, सब सीएम पद के दावेदार हैं। तो सवाल यह है कि अगर आपको मुकाबला करना है तो कम से कम एकजुटता तो दिखाइए। आज अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे, उन्होंने कैंपेन शुरू किया है,
मेक इंडिया नंबर 1, वो कह रहे हैं मुझे पूरे एक देश को एकजुट करना है, 130 करोड़ लोगों को मैंने एकजुट करना है। तो सर ये हो क्या रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मुकाबला करना है तो ऐसे कैसे मुकाबला करेंगे? हर कोई अपने आप को उम्मीदवार पेश कर रहा है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, माफ कीजिएगा। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी सक्षम है सभी से मुकाबला करने के लिए। हमारा यूपीए का अपना एक समूह है, यूपीए प्लस कांग्रेस मिलके एक ही है सारा, और वो लड़ेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी का मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो हमारा यूपीए तय करेगा। जो यूपीए का दल है वो तय करेगा किसको साथ लेना है, किसको नहीं लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यूपीए अब की बार जो चुनाव लड़ेगा वो सक्षम होगा इस एनडीए को हराने के लिए। और एनडीए अब बचा नहीं है, एनडीए से मोदी रह गया, इसको हराने के लिए सक्षम है। और दूसरी बात एक और बताता हूं आपको, जिस तरह से पूरे देश के अंदर 100 लाख करोड़ लोन ले लिया मोदी जी ने देश के ऊपर, और 155 लाख करोड़ टोटल लोन हो चुका देश के ऊपर। इससे हम 90% जीडीपी का हमारा लोन हो चुका देश पे, और अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी इन लोगों ने। और आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। आज जो सिलेंडर बांटे थे, लोगों के पास सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा नहीं है। आज पेट्रोल भरवाने के लिए मोटरसाइकिल में पैसा नहीं है। आज जो है महंगाई की इतनी मार हो चुकी है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो आम बिजली हो, पानी हो, आम लोग बहुत बुरी तरह से मार झेल रहे। इस मार के अंदर हम लोगों के बीच में हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमें लोगों की नब्ज का पता लग रहा है। लोगों की नब्ज इस समय ये कह रही है कि भाजपा को देश से भगाना है, और हम जो है इसी मुहिम को लेकर सड़कों के ऊपर है। ठीक है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी 28 तारीख को रैली भी होगी वो इसी बात का सबूत होगी। जो महंगाई पे फैल रखी है पूरे देश में, जो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, जो आज कर्मचारियों के पास नौकरी नहीं है, जो कर्मचारी ये जी और 16 करोड़ रोजगार जो काम कर रहे थे उनको सड़कों में भेज दिया, वो लोग काम नहीं कर पा रहे। आज बहुत बुरी हालात में पूरा देश है, वही बात लेकर हम सड़कों पे हैं, और हम अपनी बात को रख रहे हैं, और आपको ये बात अपनी बात को रख रहे हैं। और आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, 2024 बीजेपी का नामो निशान देश के अंदर मिट जाएगा। ठीक है, आप बीजेपी का नामो निशान मिटा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मलिक साहब, मैं आऊंगा मलिक साहब, मैं पक्का एक लाइन बोलना चाहता हूं। साहब फिर इन्होंने 1.5 लाख करोड़ की बात करी, या जो भी बात करी, 150 लाख करोड़ की बात करें। इस देश के अंदर 10 साल के अंदर 27 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीए ने लगाया। 8 साल के अंदर एनडीए ने 91 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया हुआ है। ठीक है सर, मैं आता हूँ, सिर्फ ये दिखाता है कि हमने क्या करा और आपने क्या करा। ठीक है मलिक साहब, ठीक है, मैं आता हूँ, दोनों के पास आऊंगा सर। मैं रेणु जी बताइए, बीजेपी ये कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, जवाब देंगे, मैं जवाब लूंगा सर, मैं ढींगरा जी जवाब लूंगा उनसे, मैं लूंगा। जी कौन सी जगह पे लगाया? हाँ मैं जवाब लूंगा उसके बाद। हाँ विजयन जी मैं आप ही के पास कर्जा है। हाँ, देश का बजट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। रेणु जी आप सुन रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि जो रीजनल पार्टीज है उनका अस्तित्व खतरे में, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, वो दिखाई नहीं पड़ेंगी, या उनका बीजेपी में विलय हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी खत्म हो जाएगी आने वाले चुनाव में। कैसे देख रहे हैं आप, आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी तो रीजनल पार्टी है। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी की तो बहुत पहले से सोच है, और ये चाहते कि क्षेत्रीय दल ना रहे। और जिस प्रकार से अभी ये साथी कह रहे थे कि हर हिंदुस्तान में केवल बीजेपी रह जाएगी, सारे क्षेत्रीय दल भी खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, तो इस बात से इनकी ये सोच और इनकी नीति जो है ना, वो बिल्कुल साफ उजागर होती है कि ये देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और ये सरकार लोकतंत्र को खत्म मैंने ये कब बोला चल रही है। जिसके जो इनके मैंने ये बोला क्या, रेणु साहब जो बोल रहे हैं, मैंने ये बोला भी है। नहीं, आ रहा हूँ मैं मलिक साहब, आ रहा हूँ मैं। अब आप जवाब दीजिएगा।
जब आपकी आपका जवाब है कि आप एक मिनट मलिक साहब, आप बड़े भाइयों बीच में मत बोलो। जिस प्रकार से वो नड्डा के बयान की बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा के बयान की बात कर रहे हैं। कमरे में बैठ करके फैसले लागू करती है। नहीं, आपकी वो कह ही नहीं रहे, उन्होंने बीजेपी पार्टी की बात की, उन्होंने बीजेपी का नाम लिया। ठीक, इस प्रकार से फैसले लिए गए जो रात को किए जाते हैं और देश के ऊपर बीजेपी वालों ने इस बात से एक एक करके सर, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो देश की जनता को क्षेत्रीय दलों को बचा करके रखना होगा, क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना होगा। अन्यथा आपको वो दिन दोबारा से देखने पड़ सकते हैं जो 1947 से पहले हिंदुस्तान के दिन हुआ करते थे। पहले गोरे अंग्रेज यहाँ पर हुआ करते थे और उनके रूप में आज काले अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। इसलिए ये बात आज नोट करे पूरा देश और हरियाणा प्रदेश विशेष करके कि आज यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता जिस प्रकार से खुले मन से कह रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बचेगी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, उसको हमें बचाना होगा। दूसरी बात, आपके जो विश्लेषक भाई थे सुभाष जी, उन्होंने की बात कर, आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। सुभाष जी का भी वो बड़े एक सुलझे हुए राजनीतिक है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी कहीं कहीं तिकोने मुकाबले में आएगी, सुभाष जी आप इस बात को नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से निकाय चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत की और उसके बहुत ही बढ़िया परिणाम रहे, और जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि हम जिला परिषद के चुनाव अपने निशान पर लड़ने का काम करेंगे, अब तक किसी भी पार्टी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई है। गठबंधन आज भी उलझा हुआ है कि हम संयुक्त रूप से इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को आप ले लीजिए, जिस प्रकार से अभी आपने नाम गिनाए कि यूपीए, ठीक है यूपीए है, यूपीए प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये बनाया है इन्होंने। अरे इनके हरियाणा प्रदेश में तो यूनाइटेड है नहीं, तो देश में कहां से यूनाइटेड होंगे। हरियाणा प्रदेश की जिस प्रकार से आज आईएनसी जो है ना आईएचसी बन करके रह गई है, इंडियन हुड्डा कांग्रेस हरियाणा, तो किस प्रकार से ये दावा करते हैं कि 2024 में ठीक है सर, आता हूँ मैं। राजकुमार जी क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? ठीक है, बिल्कुल एक मिनट अमित शर्मा जी, मुझे आपने बहुत कम टाइम दिया है। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड और आपके पास बोलने का मौका देते हो ऐसे में सर। आरोप और मेरी निवेदन है आपसे, बोलिए आप बोलिए। हाँ मेरा निवेदन है, ये तो ढींगड़ा जी और ये रमन जी खा गए सारा टाइम, तो हमारे को तो बोलने ही नहीं देते हो। हाँ बोलिए आप, बोलिए। तो मैं ये कहता हूँ, एक और बात इन्होंने कही थी कि 2024 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए जो हालात इस गठबंधन सरकार ने हरियाणा प्रदेश में बनाए हैं, विस्तार से सब जानते हैं, उस पर मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। और जो हालात कांग्रेस पार्टी के स्वयं के बने हुए हैं, उसको भी पूरा प्रदेश जानता है। ये आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने देना, जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने प्रदेश के मुसीबत के समय में, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो अग्निपथ योजना लाने की बात हो, और जिस प्रकार से हिम्मत के साथ विधानसभा से त्याग पत्र देकर के अपने स्वर्गीय दादा की परंपरा को निभाते हुए लोगों के बीच में जाने का काम किया, और पूरी सरकार हरियाणा प्रदेश को एलनाबाद में वहां पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। तो उससे ये साफ हो गया कि 2024 में अभय सिंह चौटाला जी ही हरियाणा प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। और जरूरत है, एक वास्तविकता में जरूरत है, यदि प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, प्रदेश से जो है ना क्राइम को समाप्त करना है, प्रदेश से नशे को समाप्त करना है, तो आज प्रदेश की मांग है कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2024 में अभय सिंह जी चौटाला जो है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले पंचायत चुनाव जिस प्रकार से सरकार आगे के आगे टहला रही है, जिस प्रकार से 1.5 साल लेट किया, निकाय चुनाव को 1.25 साल लेट करने का काम किया, और उसके बीच में जो विकास का, गाँव का, शहरों के विकास के लिए जो पैसा आना था, ठीक है सर, वो पैसा कहाँ गया सर? आता हूँ मैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। अब आरोप मत लगाना, पूरा समय मिल गया आपको। ठीक है सर, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उसका हिसाब जनता ही निकाय चुनाव। राजकुमार जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ सर। हंसी आ रही है आपको? पहले तो मैं जानना चाहूंगा हंसी किस बात पर आपको आ रही है, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कोई खतरा है आने वाले समय में, आने वाले सालों में? अमित जी मुझे नहीं मालूम, मुझे अधिकार है कि नहीं है जी, लेकिन मैं
रमन मलिक जी से केवल ढींगरा जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा जी, आप अपने अपने दलों के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणियों से बचा करें जी। आपकी भी छवि देनी जरूरी है और आपकी पार्टियों की छवि देनी जरूरी है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ जी। एक मिनट, क्षेत्रीय दलों को लेकर के नहीं, दोनों से रिक्वेस्ट किया ना ढींगरा साहब। मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। ये बीजेपी के सारे नहीं, मैंने प्रोपेगेंडा करते हैं। ठीक है, और ठीक इनको ये नहीं, लगता है कि केवल ढींगरा इन पे भारी पड़ेगा। ठीक है, केवल ढींगरा इन पे भारी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकी पोल अब उनको खोल बोलने रहा दीजिए है। ना। तो ये प्रोपेगेंडा फिर करके उस बहस को दोबारा नहीं शुरू करना, अच्छा, उसी ठीक बहस को दोबारा शुरू नहीं करना। ठीक है राजकुमार जी, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए। क्षेत्रीय दलों का जहाँ तक सवाल है, आप ध्यान दें कि अभी जयपुर में उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने भी क्षेत्रीय दलों के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं जताई थी। जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल देश के लिए शुभ नहीं है। उसके पीछे की जो सोच है उसको समझना होगा। दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों को लगता है कि क्षेत्रीय दल कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, और जैसा कि रमन मलिक जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर भी कहा कि देश की जो राजनीति की दिशा है वो कहीं न कहीं बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है, यानी दो दलीय नदी होता है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दशक से दो ध्रुवीय राजनीति बनती जा रही है। एक तरफ यूपीए है, एक तरफ एनडीए है, और उसमें क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं। कुल मिला के हमें समझना ये होगा कि आपको अगर याद हो 2014 में 3 दशक बाद 30 साल बाद ऐसा हुआ कि लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस को मिला था राजीव गांधी के नेतृत्व में, और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिला। इसके बीच में 30 साल तक गठबंधन की ही सरकारें चलती रही। तो ये ठीक है कि मतदाता कहीं न कहीं गठबंधन सरकार के अनुभवों से बहुत ज्यादा संतुष्ट या प्रसन्न नहीं है, और वो चाहता है कि एक स्थिर राजनीति बने, स्थिर सरकारें बने। लेकिन दोनों दलों को जरूर समझना होगा कि इस देश में क्षेत्रीय दल इस सब के बावजूद प्रासंगिक क्यों बने हुए हैं। आज भी कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, बिल्कुल सही, और बड़े अच्छे बहुमत के साथ है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय अस्मिता को उस तरह से पहचानने में, पढ़ने में, उसके साथ न्याय करने में सफल नहीं रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रीय दल पनपते हैं, मजबूत होते हैं और सरकार भी बनाते हैं। एक बात मैं क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा क्षेत्रीय दलों से कि एक आत्ममंथन को करना चाहिए कि इस देश के ज्यादातर क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं परिवार विशेष के दायरे में सीमित होकर क्यों रह जाते हैं। वो कहीं न कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद और लोकतंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते, विरोधाभास में। जी ठीक है, ढींगरा साहब बोलिए। एक मिनट। हाँ, आप राजकुमार सिंह जी की बात के से एक मुझे ऑब्जेक्शन है। हाँ, बोलिए। इन्होंने कहा कि उदयपुर में क्षेत्रीय दलों के बारे में कांग्रेस की बात ठीक नहीं थी। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई, और मैं आपको सारी मिनट्स भी भेज दूंगा मीटिंग के, वहां कोई ऐसी क्षेत्रीय दलों के बारे में बात नहीं हुई। और उसका उदाहरण भी देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर हम 3रे नंबर पे क्षेत्रीय दल थे, हम 3रे नंबर पे थे बड़ी पार्टी होने के बावजूद। अभी बिहार के अंदर गठबंधन बना, उसके अंदर भी हम 3रे नंबर पे क्षेत्रीय दल है। हमारा कभी किसी के साथ क्षेत्रीय दल के साथ कोई मनमुटाव कभी हुआ ही नहीं, ना हमने कभी ऐसी बात रखी है। हम यूपीए के साथ चलते हैं, और मैंने फिर आपको कहा हम यूपीए के गठबंधन दल में देख लीजिए कहां से कहां तक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है यूपीए, और यूपीए कभी भी क्षेत्रीय दल के अगेंस्ट नहीं बोला। ये बोलती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और राजकुमार सिंह जी ने हमें दोनों को इकट्ठा कर दिया। इस बात पे मुझे ऑब्जेक्शन है। हमारा कोई भी उदयपुर में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं हुआ, और जहां पे चिंतन मंथन हमने मोरनी के अंदर, पंचकुला के अंदर भी किया, वहां पे भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये राजकुमार सिंह जी का ऑब्जेक्शन है, ये बात आपको वापस लेनी चाहिए। हमारा कोई बात नहीं हुई। अमित जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं केवल ढींगरा जी को याद दिला दूं, उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम सिर्फ कांग्रेस कर रही है, क्षेत्रीय दल नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों के बारे में राय अलग नहीं है, अच्छी नहीं है। अरे भाई साहब, और इसलिए नहीं है कि दोनों राष्ट्रीय दलों को लगता है। नहीं राजकुमार जी, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हो, मेरी बात सुनिए, आप वरिष्ठ आदमी हो, इंटरप्रेट गलत मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आपको कि उदयपुर में ऐसा कोई नहीं हुआ। मैं
हमने उदाहरण भी दिया आपको। महाराष्ट्र में हम तीसरे नंबर पे क्षेत्रीय दल थे, बिहार में हम अभी करंट क्षेत्रीय दल तीसरे नंबर पे है, महागठबंधन में है। हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं रखी अपनी। ठीक है, कमाल कर रहे हो। ठीक है मलिक साहब बोलिए। देखिए, मैं पहले एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि मैंने आपके चैनल के ऊपर बड़ी स्पष्ट रूप से शर्मा जी ये बात रखी थी कि जिस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है भारत के राजनीति का, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि दो विचारधाराओं के तरफ राजनीति मुड़ेगी और उनमें से एक विचारधारा जो है वो हम बन चुके हैं। हमारी विचारधारा जो है उसके आसपास की विचारधाराओं का जमावड़ा जो एनडीए है वो बन चुकी है, दूसरी की स्पेस खाली है, ये मैंने कहा है और इसमें कोई अतिशोक्ति तो ये क्या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है क्या? ये क्या यहाँ भी लागू होता है? तो आप मानते हैं कि आने वाले समय में जो मुकाबला होगा वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा? मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा या भारत में मुकाबला एनडीए बनाम नॉन एनडीए लोगों का होगा। इसमें कोई ये नहीं होगा मुकाबला कि आप क्या कहें क्या नहीं। एनडीए की विचारधारा बनिस्बत नॉन एनडीए की विचारधारा यही इस देश के 2024 के इलेक्शन का मूल मुद्दा होगा, जिसके उपरांत 2024 से 29 तक जो नॉन एनडीए विचारधारा है वो आत्ममंथन करेगी और राष्ट्रवाद की राजनीति करते हुए 2029 के लिए अपने आप को नहीं, आप नॉन एनडीए मलिक साहब नॉन एनडीए आप बोल रहे हैं, यूपीए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यूपीए की कोई विचारधारा थी बनिस्बत इसके कि राम राम जपना पराया माल अपना। ये जो चाहे वो मारन हो, चाहे वो दूसरे हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो जितने भी कांड आए थे ये एक सेल्फ सेंटर्ड कांड थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनडीए वर्सेस नॉन एनडीए आइडियोलॉजी। ठीक है रेणु जी जल्दी से एक सेकंड मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ समय बचेगा तो मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। अरे मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस दल है बड़ा। हाँ सर आ रहा हूँ मैं जल्दी से रेणु जी। कांग्रेस बड़ा दल है, 10 सेकंड में बात पूरी एनडीए और यूपीए का। मैं सर 10 सेकंड आपको भी दूंगा। सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि क्षेत्रीय बहुत बड़ी एक आवश्यकता है और देश और प्रदेश के लोगों को इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास की जो समस्याएं हैं, जो नीतियां हैं, जो एक क्षेत्रीय दल उसके अच्छे से समझ सकता है, उसको लागू कर सकता है। जल्दी से 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड जल्दी। ठीक है सर, ठीक है, समय नहीं मेरे पास। जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से 10 सेकंड। देखिए ये जो बीजेपी है ये 100 करोड़ हिंदुओं को जो वोटर है हमारे देश के उनको तोड़ना चाहती है, और एक यूपीए है जो सभी को जोड़ना चाहती है। जो हमने अभी गौरव यात्रा निकाली हम जोड़ना चाहते हैं। ये लोग बिल्कुल सर, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये समय बताएगा, क्योंकि 2024 में अभी थोड़ा सा समय भी है। जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।